हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट 6 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। और आज हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर जब वस्तु रखी जाती है तो उनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए, तो इसलिए हम लोग हेडिंग दे देंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण में हम लोग बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, चलो तो इसके लिए मैं यहां क्या कर लेता हूं, ये आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा और इस पर मैं एक अवतल दर्पण ले लेता हूं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। यहां ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया और यहां पर हम लोग वक्रता केंद्र ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो हमें अनंत से आपतित किरण लानी होगी क्योंकि वस्तु अनंत पर स्थित है। तो कहीं दूर अनंत से ये आपकी आपतित किरण आ रही है ऐसे। ठीक है, ये इधर इधर बहुत दूर से आ रही है आपतित किरण, चल के अनंत से आ रही है। ठीक है, और ये परावर्तित होकर दर्पण से इस तरह से मुड़ेगी ना जी, इस तरह से परावर्तित होगी। ये ऐसे परावर्तित होगी। मैं एक और आपतित किरण अनंत से ही लेके आ रहा हूं इसी के समांतर। ठीक है, इसी के समांतर लेके आ रहा हूं। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये भी परावर्तित होगी दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे मुड़ेगी, ऐसे ना मुड़ेगी जी। चलिए हम लोग कैसे किए हैं, ये परावर्तन के नियम के ही आधार पर है। इस पे से अगर एक अभिलंब खींचे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर लेकर हम लोग खींचे इसको, तो दोनों किरणें यहां टकराई यानी कि यहां पे प्रतिबिंब इसका बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें इसमें लिखना होता है कि हमने क्या क्या देखा प्रतिबिंब में। तो हम यहां पे देख रहे हैं, ए नंबर डाल के लिख सकते हैं। पहला ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। और यहां पे अगर मैं अनंत पे बात करूं तो ये वस्तु बहुत बड़ा होगा यहां पर, और मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊं अनंत तक बढ़ाते जाऊं तो यहाँ बहुत वस्तु बड़ा आ जाएगा, बहुत ही बड़ा वस्तु होगा। उसके अपेक्षा तो प्रतिबिंब छोटा है ना, तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। और क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब उल्टा बनना है ना, तो यानी वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। देख लो वस्तु ऐसे खड़ी है और ये उल्टी है ना जी, प्रतिबिंब उल्टा है उसका। तो ये हमें लिखना होता है कि प्रतिबिंब में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा कंडीशन। जब वस्तु, अवतल दर्पण की बात हो रही है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, हम लोग अलग अलग कंडीशन ले लेंगे। चलिए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके लिए बात करते हैं हम लोग। ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, इस पर मैं क्या लेना है, मुझे क्या लेना है, अवतल दर्पण लेना है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव, यहां फोकस और यहां पर वक्रता केंद्र। ठीक है, थोड़ा सा और इधर होगा वक्रता केंद्र। चलिए वस्तु में क्या करना है, अनंत में और वक्रता केंद्र, यहां पे इधर कहीं भी ले सकते हैं, अनंत इधर है और ये वक्रता केंद्र है, तो यहां पे कहीं भी वस्तु ले सकते हैं। तो ये हमारी वस्तु हो गई मान लीजिए। ठीक है, वस्तु ये हुई, इसका नाम कुछ दे दें। चलिए इस वस्तु का नाम है हमारे पास ए बी, वस्तु का नाम है। ठीक है, चलिए अब ये इसके समांतर एक ले जा रहा है आपतित किरण। मैंने आपको किरण रेखों की बनावट समझाया था ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के, उन सब कुछ चीजों को याद रखना होगा। तो जब ये प्रधान अक्ष के समांतर इससे आपतित किरण ले जाएंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ऐसे मुड़ेगी ना जी। चलिए अब मैं अगली दूसरी किरण ले रहा हूं,
तो अगर मैं इसको कहूं कि मैं फोकस के दिशा में ले जा रहा हूं, ऐसे ले जा सकता हूं ना जी, ठीक है। तो जब फोकस के दिशा में जो आपतित किरण जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है, ऐसे जाएगी, प्रधान अक्ष से समांतर ऐसे ही ना निकलेगी जी। चलिए, तो यहां पे इसका प्रतिबिंब मिलेगा, जहां दोनों किरणें एक दूसरे को टकरा रही हैं, यहां पर इसका प्रतिबिंब मिलेगा, समझे ना, दोनों एक दूसरे को टकरा रही है। तो ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें लिखना होगा क्या क्या देखने को मिल रहा है प्रतिबिंब में। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्थिति क्या हो रही है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, यानी प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि वस्तु से तो छोटा है ना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। और क्या देखने को मिला है, ये भी उल्टा है, तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्लियर है। चलते हैं अगले बनावट पे, अब लेते हैं थोड़ा सा और वस्तु को खिसकाते हैं। अब लिखते हैं कि जब वस्तु, ये तीसरा है ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, पास में लेंगे धीरे धीरे अलग अलग स्थितियों में, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे एक प्रधान अक्ष ले लेना होगा, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका P, यहां पर F और यहां पर C। वक्रता केंद्र यानी ये रहा, यहां पर वस्तु स्थित है, ठीक है, ये आपकी वस्तु हो गई, इसका नाम दे देते हैं A B, ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर जो आपतित किरण जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से चली जाएगी, फोकस से होकर जाएगी ना जी, चलिए फोकस से होकर ऐसे जाएगी, ठीक है। बराबर बराबर दूरी पर लोगे ना तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा, बराबर बराबर दूरी पे लेके बनाओगे तो, ठीक है। दूसरी किरण हम लोग ले लेते हैं, दूसरी किरण हम लोग क्या ले लेते हैं, फोकस की दिशा में ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, इसी तरह से ना जाएगी। तो इसका जो आलेख बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे बनेगा, ये एक दूसरे को टकरा रही है, जहां पर यहीं पे ना टकरा रही है, तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा आपका A डैश B डैश, तो यही आपका प्रतिबिंब होगा ये, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी अलग अलग कंडीशन आपको लिखना होगा। यहाँ पे देखिए, ये हमने दर्पण जो बना है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। यही अब हमने कर्व अच्छा से लिया होता तो हमारा प्रतिबिंब अच्छे से बनता, ठीक है। आप लोग खींच लेना अच्छे से कि हम लोग इसमें 3 स्थितियों को लिखेंगे कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, यानी C पर बनेगा, ऐसे लिख दें, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं C पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा या वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर आकार का होगा या बराबर होगा। देखो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा कंडीशन की प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले कंडीशन की, 4 नंबर दे देते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र
तथा फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए, ये आपका प्रधान अक्ष हो जाएगा। इस पे मैं एक अवतल दर्पण ले लेता हूं। ये आपका P हो गया, यहां पर F हो जाएगा और यहां पर C हो जाएगा। हम लोग वस्तु कहां लिख रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि यहां पे, ठीक है। यहां पर हम लोग एक वस्तु ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी वस्तु है, कलर बदल दें, चलो ये कलर बदल देते हैं इसका। वस्तु का नाम कुछ दे सकते हैं यहां पर ए बी। मैं यहां पर एक किरण लेके जाता हूं प्रधान अक्ष के समांतर, इस तरह से। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो आपतित किरण जाएगी, दर्पण से परावर्तित होकर कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ऐसे ही ना निकलेगी। चलिए, और दूसरी मैं किरण ले लेता हूं फोकस के दिशा में, इस तरह से। तो फोकस के दिशा में जो जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ऐसे ऐसे ही ना निकलेगी। तो प्रतिबिंब इस जगह पे बनेगा, यहां पे ए डैश बी डैश। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं ना, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला कि प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और क्या लिख सकते हैं दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग वस्तु को फोकस पे लेके चलाते हैं। पांचवा कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, अवतल दर्पण के लिए बात करें, फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए, अब इसके लिए मैं यहां पर ये आपका अवतल दर्पण ले लिया P, ये आपका F हो गया और यहां पर आपका C हो गया। वस्तु कहां पर स्थित है, फोकस पर स्थित है, यहां पे वस्तु है, ठीक है। ये आपकी वस्तु हो गई। चलिए, इसका नाम चाहो तो दे सकते हो ए बी। यहां से आपकी किरण गई, दर्पण से परावर्तित होगी और परावर्तन के बाद कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। दूसरी हम लोग आपतित किरण ले लेते हैं, कलर बदल के ले लेते हैं। हम लोग ध्रुव के दिशा में ले लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं, या वक्रता केंद्र के भी दिशा में ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना यहां पर आपतन कोण बनाएगी उतना ही परावर्तन कोण के साथ इधर मुड़ेगी, ऐसे। तो ये जो किरणें हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर दिख रही हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर दिख रहे हैं। तो ये समांतर किरणें कहां मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। यानी कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इधर अनंत पर बनेगा, यहाँ पे अंदर, इधर अनंत पे बहुत बड़ा बन जाएगा। ये जहां अनंत पे मिलेंगे और अनंत पे मिलेंगे तो इनका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा,
ठीक है। तीसरा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। समझ गए? चलिए, छठा कंडीशन है, लास्ट है अवतल दर्पण के लिए। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। चलिए, तो ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। इस पे मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, ये आपका P हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ पर C हो गया। वस्तु में क्या रखनी है, फोकस और ध्रुव के बीच रखनी है। ये आपकी वस्तु हो गई मान लेते हैं, ठीक है। इसका कलर बदल दो भाई। चलिए, ये आपकी वस्तु हो गई, इसका नाम देते हैं A B। चलिए, हम लोग आपतित किरण लेके जाते हैं ऐसे प्रधान अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से मुड़ जाएगी, फोकस से मुड़ेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ही ना निकलेगी, ठीक है। चलिए, दूसरा हम लोग ले जाते हैं ध्रुव के दिशा में, तो जितना यहां आपतन कोण बनाएगी उतना ही परावर्तन कोण के साथ इधर होगी, ठीक है। इस तरह से मुड़ेगी ना जी, उतना ही यहां परावर्तन कोण बनाकर। लेकिन इन दोनों का जो आभासी होगा, यानी कि यह किरण ऐसे जा रही है लेकिन लगेगी कि इधर से आ रही है, ठीक है, पीछे की ओर से। इसको मैं डार्क करके फिर रोटेट कर देता हूं, ऐसे इधर से आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। और यह किरण इधर से ऐसे परावर्तित हुई है लेकिन लगेगा कि इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसको भी मैं रोटेट कर देता हूं, ऐसा प्रतीत होगा, ये वास्तव में नहीं, ऐसा लगेगा प्रतीत होगा, यानी कि इसका इन दोनों का प्रतिबिंब जो होगा यहां पे बनेगा, यहां पर। तो ये प्रतिबिंब आपको बाकी जितने भी प्रतिबिंब बनाए हैं उनसे अलग है, क्योंकि ये सीधा बन रहा है, वस्तु जैसे है उसी की तरह बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा, यानी कि बाकी सारे कंडीशन में क्या बन रहा था, वास्तविक और उल्टा ही बन रहा था, इसमें क्या बन गया, आभासी तथा सीधा बन गया और दर्पण के पीछे बना। तो हम लोग ये सब चीज लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। और तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। तो हमने यहां पे देखा कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा तभी होता है जब वस्तु किसके किसके बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तब फोकस और ध्रुव के बीच हो तब। बाकी किसी कंडीशन के लिए वस्तु आभासी तथा सीधा नहीं बन रहा है। बाकी पीछे 5 कंडीशन देखे, उसमें हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बना, तो सारे किरण रेखों को आप याद रखोगे। तो ये तो रहा अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए बात कर लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग हम लोग दे दिए, उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो लेते हैं पहला कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, अनंत पर स्थित करते हैं, ठीक है। किसके लिए बात करते हैं, उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण इस तरह से बनाएंगे ना, ठीक है। ये आपका ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पे फोकस दे देते हैं और यहाँ पर यह वक्रता केंद्र होगा। मैं क्या कर रहा हूं, अनंत में है तो अनंत से कोई किरण आएगी तो इस तरह से आएगी, तो मैं फोकस के दिशा में नहीं ले रहा हूं, मैं फोकस से थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूं ऐसे, ठीक है। फोकस के दिशा में ये किरण नहीं है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, इसी तरह से जाएगी, परावर्तन के नियम को पालन करते हुए समांतर ना निकलेगी, क्योंकि अगर फोकस की दिशा में जाती तब ना समांतर होती। तो इसका आभासी आगे की ओर इस तरह से जाएगा,
ऐसे होगा इसका आभासी। ठीक है, इसको मैं यहां पे डॉटेड कर दे रहा हूं, यह आभासी उसका होगा। ठीक है, दूसरी मैं किरण ले रहा हूं, उसी के थोड़ा सा जस्ट नीचे कर ले रहा हूं इस तरह से। ये भी आपके क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये भी मैं फोकस के दिशा में नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे मुड़ जाएगी इधर। ठीक है, इसी तरह से ना होगा, और इसका आभासी जो होगा ऐसे जाएगा, यही होगा इसका आभासी। इसको भी मैं डॉटेड कर दे रहा हूं। लगेगा इधर की ओर जा रही है, तो दोनों कहां पे टकरा रही है, एक दूसरे को यहां पर टकरा रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब पहला देख रहे हैं फोकस में बन रहा है, और वस्तु भी इधर इसी तरह से होगी खड़ी, यहाँ पे वस्तु ऐसे होगी बहुत बड़ी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जब अनंत पर वस्तु स्थित हो तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरा कंडीशन इसका क्या हो सकता है कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा होगा। अच्छा, तीसरा प्रतिबिंब कहां क्या हो रहा है? तो आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। देख रहे हैं ना, सीधा बना है जैसे वस्तु उसी तरह से प्रतिबिंब बना है। चलिए दूसरा कंडीशन देते हैं। इसमें दो ही कंडीशन होंगे, क्योंकि इधर वस्तु रखने के लिए अलग अलग स्थिति, एक तो अनंत थी और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच रख सकता है, और कोई स्थिति हो ही नहीं सकती यहाँ। तो दूसरा स्थिति हो जाएगा कि जब वस्तु उत्तल दर्पण की बात हो रही है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो, तब उसके प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहां पर प्रधान अक्ष ले लेता हूं ये। ठीक है, यह आपका उत्तल दर्पण हो गया, यह P, यहां F और यहां पर C ले लेते हैं। वस्तु क्या है? अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित है, यानी मान लो यहां पे वस्तु है। ठीक है, अब देखिए ये वस्तु हो गई, थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग दर्पण लिए उतना उसी के हिसाब से लेना होगा। ए बी, ये आपतित किरण ले गए प्रधान अक्ष के समांतर, ये किधर परावर्तित हो जाएगी? ऐसे परावर्तित होगी, और इसका आभासी फोकस की ओर लगेगा आ रहा है। ठीक है, ये मुड़ेगी इधर, लेकिन इसका ये जो आभासी होगा फोकस से लगेगा कि फोकस से आ रहा है, यानी कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा हम लोग मान लो यहां से वक्रता केंद्र के दिशा में लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसके दिशा में ऐसे लेके चले जाते हैं, इसके दिशा में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो यहीं से टकरा कर क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, लेकिन लगेगा कि ये कहां से आ रही है? परावर्तन के बाद ये लगेगा वक्रता केंद्र से लौट रही है, तो ये इसका आभासी ऐसा प्रतीत होगा। यानी दोनों कहां काट रही है एक दूसरे को? यहां पर काट रही है, तो यहां पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा होगा। तीसरा
प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, सीधा होगा, सॉरी, आभासी तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी तथा सीधा होगा। हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो आपका उत्तल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनना है, हमेशा आभासी और सीधा बनना है। इसलिए जो हम लोग आप देखते हो ना साइड मिरर के रूप में जो स्कूटर में जो लगा होता है, पीछे की ओर की गाड़ियों को देखने के लिए साइड मिरर जो लगा रहता है स्कूटर में या मोटर कार में, है ना, बाइक वगैरह में, है ना जी, मोटर कार में, बस में, है ना, उसमें जो साइड मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। उत्तल दर्पण इसलिए रहता है कि वस्तु कितने भी दूर स्थित होगी उसका प्रतिबिंब उसमें आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर मान लो आपके पीछे जो आपके पीछे बड़ी गाड़ी है, तो अगर हम लोग उसमें अवतल दर्पण लगा दे या समतल दर्पण ही लगा दे, तो समतल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा बनेगा, लेकिन जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। तो पूरी की पूरी गाड़ी पीछे वाली नहीं दिखाई दे पाएगी। अगर मैं अवतल लगा देता हूं तो अवतल में क्या होगा? दूर ज्यादा हो जाएगी तो आभासी और नजदीक आएगी, यानी वक्रता केंद्र। हम लोग देखे थे ना एक कंडीशन कि अगर मैं बात करूं वस्तुओं की अवतल दर्पण में, तो मैंने उसमें देखा था अलग अलग कंडीशन बताया था आपको, लेकिन जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित थी तभी उसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता था। तो अगर मैं वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग कर दूंगा और गाड़ी थोड़ी सी दूर हो गई, उसके ध्रुव से ज्यादा ध्रुव और फोकस के बीच ना होकर थोड़ी दूर हो गई, तो दूर होने के कारण कैसा वो प्रतिबिंब दिखने लगेगा? उल्टा दिखने लगेगा, वास्तविक तथा उल्टा दिखने लगेगा। तो इसीलिए वाहनों में क्या लगाया जाता है? स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस जो भी होती है, इन सब में जो साइड रियर व्यू मिरर जो होता है, साइड मिरर जो होता है, उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु कहीं भी स्थित हो और वस्तु से छोटा बनेगा, ताकि हम उस पूरे की पूरी वाहन को, पीछे स्थित वस्तु को पूरे के पूरे उस शीशे में देख सके, उस दर्पण में देख सके, इसलिए लगाया जाता है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का, तो देखिए अवतल दर्पण में मैंने बताया था आपको कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और इसी के लिए जो हजामत बनाने वाले जो सैलून होते हैं, यानी दाढ़ी बनाने में जो यूज किया जाता है, वह किसका उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दर्पण अवतल होगा और उसके पास जब कोई वस्तु रहेगी, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, जो भी है चेयर पे, तो इसका जो, अगर मान लो ये ध्रुव होता है तो फोकस कहीं इधर होगा, तो वो व्यक्ति ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होगा, इसके कारण उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उसमें बहुत बड़ा नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा ना जी प्रतिबिंब, और आभासी और सीधा भी बन जाएगा। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, या फिर इसका प्रयोग हम लोग बात करें टॉर्च में भी होता है, टॉर्च में भी होता है, वाहन के हेडलाइट में भी होता है, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, जो हेडलाइट होती है उसमें भी प्रयोग होता है किसका? अवतल दर्पण का। रोगी जो होते हैं डॉक्टर, उनके नाक की, कान की, है ना, गले की, दांत की, इन सब की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु स्थित होगी तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा, इसी कारण से उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए और कहां यूज होता है अवतल दर्पण का? तो जो सौर भट्टी होती है, यानी कि जो सूरज के रोशनी पाकर ऊर्जा ग्रहण करती है, वैसी जो भट्टियां होती हैं, सौर भट्टियों में भी हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण इसलिए क्योंकि सूरज से आने वाले किरणें परावर्तन होकर एक जगह पर परावर्तित हो सके, केंद्रित हो सके, जिसके कारण वो सौर भट्टी में जल्दी, ज्यादा तेजी से उसमें आ सके। तो अवतल दर्पण का प्रयोग समझ में आ गया, उत्तल दर्पण का प्रयोग समझ में आ गया। और इसके नोट्स अगर आपको लिखने होंगे तो मैं आपको बता दूं कि हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, यहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर।
और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और नोट्स के लिए मैंने बता ही दिया है www.ravikantsir.in पे जाएंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे मिल जाएगा।